नायक निक एक समय बहुत खुशमिजाज आदमी था। उसका सफल करियर था, एक खुशहाल परिवार था जिसमें पत्नी और 2 बच्चे थे। लेकिन किस्मत अक्सर लोगों के साथ धोखा करती है। एक दिन उसकी पत्नी मैगी को सीने में दर्द हुआ और जल्द ही वह बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी पत्नी के बिना निक का जीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा। उस दिन निक अपने बच्चों को एक विज्ञान प्रदर्शनी देखने ले गया। यह एक हाईटेक कंपनी थी जो सभी तरह के रोबोट पर शोध कर रही थी। अपनी नौकरी की वजह से निक स्मार्ट होम मॉडल से मोहित हो गया था। उसे सर्विस रोबोट की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि रोबोट इंसानों की जगह नहीं ले सकते या इंसान की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसी समय उसकी बेटी इस्ला लापता हो गई। वह इधर उधर देखने के लिए दूसरी मंजिल पर भाग गई थी। जब निक ने उसे पाया तो वह एक रोबोट का हाथ थामे हुए थी। पता चला कि उसने रोबोट को खाना बनाते हुए देखा था और उसे अपनी माँ की याद आ गई जो एक बेहतरीन रसोइया थी। उसने निक से पूछा कि क्या वे रोबोट को घर ले जा सकते हैं। एक बिक्री प्रतिनिधि ने तुरंत संपर्क किया और इसे पेश किया, यह कहते हुए कि यह हमारा प्रमुख उत्पाद है। यह घर का काम कर सकता है, बच्चों की देखभाल कर सकता है और यहाँ तक कि मानवीय भावनाओं की नकल भी कर सकता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद निक ने खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रोबोट को व्यस्त सुबह के बीच में डिलीवर किया गया क्योंकि रोबोट बहुत मानवीय लग रहा था। निक ने इसे एक अजीब मेहमान की तरह माना, लेकिन रोबोट ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और निक से बच्चों के शेड्यूल और प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछा। रोबोट ने अस्थिर सीढ़ियों को भी देखा। निक घर के मालिक के रूप में इसे कार्य सौंप सकते थे और रोबोट सिस्टम को अपडेट कर सकते थे। इस्ला ने रोबोट का नाम एलिस रखा। निक अपनी बेटी को स्कूल ले जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने एलिस से घर पर रहने और घर की सफाई करने के लिए कहा। सबसे पहले एलिस ने खरीदारी की सूची याद की, फिर उसने बेडरूम की सफाई की। बेडसाइड टेबल पर निक और उनकी पत्नी की तस्वीर देखकर वह बता सकती थी कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोपहर तक निक ने अपने दोनों बच्चों को उठा लिया। पूरा घर बेदाग था। एलिस ने भी रात का खाना बनाया था, लेकिन इस्ला के खाने के बाद उसे निराशा हुई क्योंकि उसका स्वाद उसकी माँ के खाने जैसा नहीं था। फिर छोटा बेटा रोने लगा। एलिस ने बच्चे को ऊपर ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन निक अपने बेटे को उसके साथ अकेला छोड़ने के बारे में अनिश्चित था। उस रात एलिस ने स्लीप मोड सेट किया। इस्ला चुपके से नीचे चली गई। वह शेल्फ पर कुकी जार तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर खड़ी हो गई। कुर्सी खतरनाक तरीके से हिल रही थी। निक ऊपर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने एक चीख और कांच के टूटने की आवाज सुनी। वह जांच करने के लिए नीचे की ओर भागा। शुक्र है कि एलिस ने इस्ला को पकड़ लिया था। निक ने एलिस के पैर में कांच का एक टुकड़ा फंसा हुआ देखा। थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए वह एलिस के पास गया। उसने पाया कि वह केवल अंडरवियर पहने हुए अपने घाव पर पट्टी बांध रही थी। निक को अजीब लगा और उसने एलिस को कुछ कपड़े दे दिए। एलिस का घाव जल्दी ठीक हो गया। यह केवल इस क्षण था जब निक को एहसास हुआ कि एलिस आखिरकार एक रोबोट ही थी। अगले दिन निक अपने बच्चों को अपनी पत्नी से मिलने ले गया। एलिस उनके सबसे छोटे बेटे की बगी गाड़ी को धक्का देती हुई आई। मैगी को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि रोबोट उसकी जगह ले रहा है। मुझे लगा कि तुम्हें घर के कामों में मदद की जरूरत है। हमारी बेटी ने उसे चुना। मुझे नहीं पता कि क्यों। अपनी पत्नी से मिलने के बाद निक काम की जांच करने के लिए निर्माण स्थल पर गया। उसने रोबोट तकनीक कंपनी के लोगों को देखा। निक ने उन्हें लिफ्ट में बुलाया और पूछा कि आप कितने कर्मचारियों को रोबोट से बदलने की योजना बना रहे हैं। ये असली लोग हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इस काम पर निर्भर हैं। लेकिन पूंजीपतियों को इसकी परवाह नहीं थी। इंसानों की जगह रोबोट का काम करना कुशल और लागत बचत दोनों है। दूसरे पक्ष ने निक को आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें भी नहीं निकाल रहे हैं। आखिरकार रोबोट को अभी भी उन्हें मैनेज करने के लिए इंसानों की जरूरत है। निक, आप जैसे इंजीनियर से बेहतर कोई एआई नहीं है। भले ही निक को यह पसंद नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी के आसमान छूते मेडिकल बिलों का मतलब था कि वह इस नौकरी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उस शाम निक थका हुआ घर आया। हमेशा की तरह समझदार एलिस ने उसके खराब मूड को भांप लिया। वह पूछताछ करते हुए गैरेज तक उसके पीछे गई। बात करने के लिए कोई न होने के कारण निक ने एलिस से अपनी भड़ास निकाली। हालांकि रोबोट में भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन वह सबसे अच्छी श्रोता थी। बाद में एलिस ने इस्ला को बिस्तर पर लिटा दिया। लड़की ने उत्सुकता से पूछा कि रोबोट अपने दांत क्यों नहीं ब्रश करते। एलिस ने अपना मुंह खोला और अंदर यूवी लाइट्स देखी। जब एलिस नीचे आई तो निक एक फिल्म देख रहा था। एलिस इस तरह के मनोरंजन को समझ नहीं पाई। उसके प्रोसेसर में बहुत सारा डेटा था। उसे बिना देखे ही कहानी का प्लॉट पता चल गया था। निक ने यह सुना और कहा कि फिल्में कहानी को याद करने के बारे में नहीं होती हैं, ये बहुत सरल है। एक अच्छी फिल्म भावनाओं के बारे में होती है जो वह व्यक्त करती है। उसने एलिस को बैठने के लिए कहा। फिर उसने उसके सिस्टम से मूवी डेटा डिलीट कर दिया। दोनों ने साथ में मूवी देखी। एलिस चुपचाप टीवी देख रही थी। तभी मैगी ने फोन किया। उसने कहा कि डॉक्टरों को एक संगत अंग मिल गया है।
वह आखिरकार हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा सकती है। अगले दिन निक और बच्चे अस्पताल गए। सर्जरी से पहले मैगी एलिस से निजी तौर पर बात करना चाहती थी। वह जानती थी कि निक बच्चों की अच्छी देखभाल करेगा, लेकिन उसे चिंता थी कि वह उससे दूर हो जाएगा। इसलिए उसने एलिस से निक की देखभाल करने के लिए कहा। एलिस ने कहा, मैं अपने मालिक के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकती। मैगी ने समझाया कि कभी कभी किसी की देखभाल करने का मतलब ऐसी चीजें करना होता है जो उन्हें पसंद नहीं होती हैं या यहाँ तक कि नफरत भी होती है। हमेशा दीर्घकालिक सोचना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण अंग परिवहन उड़ान को रोकना पड़ा। मैगी ने सर्जरी का मौका खो दिया। जीवन में सबसे दर्दनाक बात यह है कि जितनी बड़ी उम्मीद होती है उतनी ही बड़ी निराशा होती है। निक भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। एलिस ने यह देखा और शराब की बोतल पकड़े हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। वह उसे शराब पीने से रोकना चाहती थी। उस पल निक को एहसास हुआ कि उसकी धड़कनें चल रही हैं। एलिस ने समझाया कि दिल की धड़कनें बच्चों को शांत करने में मदद करती हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी विशेषता है। एलिस निक की तेज धड़कनों को महसूस कर सकती थी। उसका हाथ उसकी पैंट के नीचे सरक गया। निक प्रलोभन में पड़ने ही वाला था कि बोतल टूटने की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। घबराहट में निक दौड़ने के लिए बाहर चला गया, लेकिन वह पहले से ही एलिस के लिए कुछ अलग महसूस कर रहा था। इस बीच मैगी का अवसाद बढ़ता जा रहा था। हाल ही में जब भी वह निक से बात करती तो उसे ऐसा लगता कि वह उसे भविष्य में क्या करना है इस बारे में अंतिम निर्देश दे रही है। इससे निक बेहद असहज हो जाता था, खासकर जब वह पड़ोसियों के खुशहाल पारिवारिक पलों को देखता था। निक को बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। उस पल निक ने देखा कि मैगी की तस्वीर गायब थी। वह एलिस से पूछने गया। उसने समझाया, तस्वीर छोड़ने से सिर्फ दुख ही होता है। निक ने उसे तुरंत तस्वीर को फिर से लगाने का आदेश दिया। फिर निक शराब पीने के लिए बार में गया। काम से निकाले जाने के बाद कामगारों को नौकरी नहीं मिल पाई। आखिरकार अब बार के कर्मचारी भी रोबोट हैं। अब कोई भी उन्हें काम पर नहीं रखेगा। निराश मोंटी ने कुछ मजेदार काम करने का विचार बनाया। वे निक को निर्माण स्थल पर ले गए। निक को बुरा लग रहा था। उसने उन्हें कुछ भी बेवकूफी करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे रोबोट कंट्रोल रूम का पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया। मोंटी ने रोबोट को जगाया और उसका सिर कुचल दिया। निक घर गया और मशीन के तेल को खुद से साफ करने की कोशिश करने लगा। एलिस एक आकर्षक नाइट गाउन पहने हुए तौलिया लेकर उसके पास आई। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी की खुशबू तुम्हें शांति का एहसास करा सकती है। लेकिन निक नहीं चाहता था कि कोई रोबोट उसकी पत्नी के कपड़े पहने। जवाब में एलिस ने सब कुछ उतार दिया। उसने निक को दीवार से चिपका दिया और अपनी पट्टी से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। कल्पना करो कि मैं मैगी हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अंत में दोनों ने सीमा पार कर ली। जब निक जागा तो वह पछतावे से भर गया। उसने एलिस को चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा न होने दे। इस बीच निक की कंपनी बड़ी मुसीबत में थी। रोबोट स्टोरेज तक केवल मुट्ठी भर लोगों की ही पहुंच थी। अगर उन्हें पता चला कि यह निक है तो वह अपनी नौकरी खो देगा। स्वाभाविक रूप से उसके वरिष्ठों को उस पर सबसे अधिक संदेह था। निक को यह समझाना पड़ा कि पासवर्ड उसकी बेटी के जन्मदिन का था, जिसका अनुमान लगाना आसान था। उसके बॉस ने फिलहाल उसे छोड़ दिया। उसी समय मैगी ने अस्पताल से फोन किया। एक और संगत अंग मिल गया था। इस बार सर्जरी बहुत सफल रही। इसके तुरंत बाद मैगी घर लौट आई। हालांकि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए एलिस ने चीजों को संभालना जारी रखा। उस दोपहर एलिस निक का छोटे बेटे को खरीदारी के लिए ले गई। एक बच्चे ने चीख कर बच्चे को जगा दिया। एलिस ने तुरंत बच्चे को चुप रहने का आदेश दिया। इस हरकत ने दूसरे रोबोट का ध्यान खींचा। मेरे उपयोगकर्ता ने मुझे कॉन्फ़िगर करते समय इन समझौतों को बायपास करने की अनुमति दी। एलिस के व्यवहार ने मानक प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। उस रात मैगी खाना बनाने के लिए रसोई में गई, लेकिन उसे चक्कर आ रहा था। उसने लगभग बर्तन गिरा दिया। शुक्र है एलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसला अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश थी। उसने कहा कि यह एलिस के खाने से बेहतर था। यह सुनकर एलिस को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैगी ने उसे रेसिपी देने से मना कर दिया। अगली सुबह इसला की चीख नीचे से गूंजी। मैगी नीचे भागी। सीढ़ियों की रेलिंग ढीली हो गई थी और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। एलिस ने जल्दी से मैगी को अपने कमरे में ले गई। उस रात निक काम से घर आया। निक ने मैगी को अपनी बेटी को कहानी पढ़ते हुए सुना, लेकिन जब वह ऊपर गया तो वह एलिस थी। उसकी आवाज की नकल करते हुए ऐसा दोबारा मत करना। इसला को यह आवाज पसंद है, मुझे पता है, लेकिन उसकी माँ यहाँ है, वह खुद ही पढ़ सकती है। एलिस केवल यह बता सकती थी कि मैगी आज सीढ़ियों से गिर गई। मैगी को खुश करने के लिए निक ने मोमबत्ती से डिनर तैयार किया। उसने एलिस को इसमें शामिल नहीं होने दिया। उस रात निक और मैगी ने एक अच्छी शाम बिताई, लेकिन एलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। उसने कहा कि इसला को एक बुरा सपना आया है और वह उससे मिलना चाहती है। एलिस के बीच में आने से निक का मूड पूरी तरह से खराब हो गया। उसी समय मोंटी आया और कहा कि ठेकेदार उसकी जांच कर रहा है
और उस पर अतिक्रमण और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। अब मोंटी बेरोजगार था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। निक उसे सांत्वना देने वाला था, लेकिन मोंटी ने निक पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया। मोंटी ने यहां तक कहा कि वह रिपोर्ट करेगा कि निक ने भी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया था। दोनों में बहस और लड़ाई शुरू हो गई। मोंटी ने निक को नीचे गिरा दिया और एक बोतल पकड़ ली। एलिस आई और मोंटी को बाहर फेंक दिया। निक ने एलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोंटी ने हार नहीं मानी। वह निक को झुकाने के लिए दृढ़ था। इसके बाद एलिस ने निक के घावों पर मरहम लगाने में मदद की। तकनीकी रूप से रोबोट को मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। एलिस ने रोबोट कानूनों का उल्लंघन किया था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। उसने कहा, मैगी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बच्चे अपने पिता को भी नहीं खो सकते। निक गुस्से में था। तुम कभी मैगी नहीं बन पाओगी, कभी नहीं। वह निराशा जानती है, वह दर्द जानती है। उसके निशान साबित करते हैं कि वह जीवित है। मोंटी ने कोई विकल्प न होने पर अपनी पत्नी को वापस जीतने की कोशिश की, लेकिन उसने बेरहमी से उससे फोन काट दिया। उस समय किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह एलिस थी। उसने सोचा कि वह निक की ओर से माफी मांगने आई है, लेकिन एलिस ने कहा कि मैं तुम्हें निक की जिंदगी बर्बाद करने से रोकने के लिए यहां आई हूं। मोंटी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने बंदूक निकाल ली, लेकिन एलिस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कोई भी इंसान रोबोट के सामने टिक नहीं सकता था। मोंटी गिर पड़ा, हिलने में असमर्थ था। एलिस को ट्रिगर दबाते देख एक और सर्विस रोबोट उसे रोकने के लिए दौड़ा। वह भी अपने मालिक की रक्षा करना चाहता था। एलिस ने तेजी से रोबोट के सिर में गोली मार दी। फिर उसने मोंटी को गोली मार दी। अगले दिन जब निक अपने बॉस के पास आरोप वापस लेने के लिए कहने गया, तो उसने पाया कि मोंटी मर चुका है। इस वजह से निक देर रात तक घर नहीं आया। एलिस ने सब कुछ मैगी पर दोष मढ़ दिया। उसने कहा कि मैगी की बीमारी परिवार पर बोझ है। निक को न केवल कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि उसकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ और निक की पत्नी बन सकती हूँ। मैगी ने जो सुना उससे चौंक गई। एक रोबोट उसके पति के साथ सोना चाहता था और एलिस की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं। मैगी ने एलिस को गैरेज में जाने का आदेश दिया। जब निक वापस लौटा तो उसने देखा कि मैगी टेबल पर बैठकर शराब पी रही थी और अजीब हरकतें कर रही थी। वह सीधे मुद्दे पर आ गई कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, और एक रोबोट के साथ भी। जब दंपति बहस कर रहे थे तो उनका बेटा ऊपर से चिल्लाया। एलिस ऊपर गई, बच्चे को बाथटब में रखा और पानी चालू कर दिया। उस पल इसला ने देखा कि क्या हो रहा था और अपने माता पिता के पास भागी। चिल्लाते हुए एलिस उसे डुबोने की कोशिश कर रही थी। निक ने दरवाजा खटखटाया। जब मैगी खिड़की के पास गई तो एलिस ने निक के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। यह मानते हुए कि छोटा बेटा परिवार के लिए बोझ था, वह बस अपने मालिक के लिए समस्या का समाधान करना चाहती थी। कभी कभी किसी की परवाह करने का मतलब है ऐसी चीजें करना जो उन्हें पसंद न हो। मैगी ने एक बार खुद यह कहा था। उस पल एलिस ने खिड़की के बाहर किसी को देखा और उसने मैगी को दीवार के पास कोने में खड़ा कर दिया। ठीक उसी समय निक ने दरवाजा तोड़कर अपने बेटे को पकड़ लिया और एलिस के सिर पर वार कर दिया। रोबोट समझ नहीं पाया कि निक इतना गुस्सा क्यों था। उसने एक लैंप से उसके वार को रोक दिया। उस पल मैगी ने एलिस को शॉर्ट सर्किट करने के लिए एक तार लगाया। निक ने अपने बेटे को निरीक्षण के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया। मैगी ने उसे यह कहते हुए पीछे न आने के लिए कहा कि उसे शांति की जरूरत है। निक ने अपने परिवार को जाते हुए देखा। जब एलिस को टेक कंपनी में ले जाया जा रहा था तो 2 तकनीशियनों ने उसकी प्रोग्रामिंग की जांच की। एक ने एलिस के हाथ को हिलते हुए देखा। उन्होंने एलिस के सोर्स कोड को खोला और पाया कि वह अपनी यादों और कमांड को डिलीट करना चुन सकती है। अचानक स्क्रीन पर एक त्रुटि दिखाई दी। एलिस के सोर्स कोड ने सर्वर में घुसपैठ कर ली और वह एक दूसरे शरीर में जाग गई और उसने तकनीशियन को चाकू मार दिया। दूसरे का भी कुछ खास हाल नहीं हुआ। एलिस ने निक से मिलने के लिए अपने मूल शरीर का उपयोग करते हुए अपने क्षत विक्षत शरीर को देखा। उसे याद आया कि निक ने एक बार कहा था कि निशान यह साबित करते हैं कि कोई इंसान है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, उसने कहा। अगर मैं नहीं होती तो मोंटी की वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाती। निक को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने मोंटी को मार दिया है। उसने एलिस को उसके परिवार से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलिस ने पहले ही अपने सोर्स कोड को दूसरे शरीर में कॉपी कर लिया था और वह शरीर अब अस्पताल में था। निक ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने उसे रोक लिया। उसने बार में एक रोबोट कर्मचारी को बुलाया, लेकिन एलिस ने तुरंत कर्मचारी को बंद कर दिया। निक ने एलिस से माफी मांगने का नाटक किया। फिर जब वह ध्यान नहीं दे रही थी तो उसने उस पर हमला कर दिया। इस बीच मैगी बाथरूम जाने के लिए सोफे पर सोती हुई इसला को छोड़कर चली गई। इसला ने अपनी माँ की आवाज सुनी। फिर दालान की लाइटें बंद हो गईं। इसला ने अपनी माँ को खोजने के लिए आवाज का पीछा किया, लेकिन एलिस की कॉपी को आते देखा। मैगी ने समय रहते इसला को खींच लिया। एलिस ने उन्हें नहीं देखा। उसने नर्स का गला घोंट दिया।
मैगी ने अपनी बेटी को अस्पताल के कमरे में वापस लाने का मौका लिया। उस समय उसने गलती से कांच के टुकड़े से खुद को काट लिया। उसने अपने बेटे और इसला को गले लगाया और छिपने के लिए भागी, लेकिन एलिस ने फर्श पर खून के निशान देखे। उसने अपनी पराबैंगनी रोशनी चालू की और खून के निशान का अनुसरण करते हुए अपना मुंह खोला और पर्दा उठाया। मैगी ने अपनी बेटी से आग बुझाने का यंत्र चालू करने को कहा। दोनों ने ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और भाग गए। निक मैगी तक नहीं पहुंच पाया और बहुत चिंतित हो गया। इस बीच मैगी पहले ही एम्बुलेंस में चढ़ चुकी थी, लेकिन खराबी के कारण वाहन स्टार्ट नहीं हो सका। एम्बुलेंस का दरवाजा अचानक खुला और एलिस ने मैगी को बाहर खींच लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। एलिस ने मैगी की शर्ट पकड़ी और उसका धड़कता हुआ दिल निकालने की तैयारी की। उसे विश्वास था कि इस दिल के साथ निक निश्चित रूप से उससे प्यार करेगा। तभी एक कार तेजी से उनकी ओर आई। मैगी ने एलिस को लात मारने का मौका लिया। निक ने गैस पेडल को जोर से दबाया और कार का इंजन आग की लपटों में घिर गया। मैगी ने जल्दी से निक को बाहर निकाला, लेकिन वह बेहोश था। उनके पीछे से एक आवाज आई। एलिस अभी भी जीवित थी। उसने झपट्टा मारा और मैगी को पकड़ लिया। एलिस ने मैगी को चाकू मारने के लिए अपने पैर से एक धातु की छड़ निकाली। उसी समय निक ने धातु की छड़ पकड़ी और एलिस के सिर पर वार किया। मैगी ने भी एलिस को छड़ से मारा। साथ मिलकर दंपति इस भयानक रोबोट को हराने में कामयाब रहे। कुछ ही देर बाद निक अस्पताल में जागा और उसने राहत की सांस ली कि उसका परिवार सुरक्षित है। इस कठिन परिस्थिति के बाद उन्होंने एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया। दृश्य टेक कंपनी में बदल जाता है। बॉस ने 2 कर्मचारियों के शव देखे। उसने अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर चालू करने और सारा डेटा मिटाने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से उनके बगल में रोबोट स्थिर खड़ा रहा। एक बिल्कुल नई एलिस जाग उठी थी और फिल्म यहीं खत्म होती है।